हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, जिसमें हमने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वैप। इनको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से करते हुए चल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। और लिस्ट 1 में दिया है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, हेजिंग एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ इनको लेकर के 4 ऑप्शन गिवन है, इनसे इन्हें मैच करना है। उससे पहले हमें जानना होगा कि ये होते क्या है। इनको डिटेल में देख लेते हैं। यस, हमें फर्स्ट गिवन है हेजिंग। हेज का मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो होता है रिस्क से बचना। तो हेजिंग क्या है? जो कमोडिटीज, करेंसीज या सिक्योरिटीज के प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आने की वजह से लॉस बियर करना पड़ सकता है, उस लॉस से बचने के लिए हम कुछ स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं। उन्हीं को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, और इसको बोलते हैं हेजिंग। और हेज किस तरह से किया जा सकता है? कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका यूज करके हम हेज कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, exchange traded funds, insurance, forward contracts, swaps, options, gambles, many type of over the counter and derivative products and future contracts। इनकी हेल्प से हेज किया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। और यहाँ पर क्या है, एक फार्मर गिवन है जो कॉर्न का प्रोडक्शन करता है, और एक बेकरी पर्सन है जिसको कॉर्न फ्लोर की नीड होती है, और ये कॉर्न फ्लोर के लिए कॉर्न परचेज करता है इस फार्मर से। क्लियर। तो यहाँ पर ये फार्मर क्या करता है, सेलर है जो कि सेल करेगा अपनी कॉर्न को इस बेकरी पर्सन को। बेकरी पर्सन क्या है यहाँ पर? परचेजर है। ठीक है। तो यहाँ पर फार्मर को रिस्क रहता है कि आने वाले टाइम में अगर कॉर्न की प्राइसेस कम हो गई तो इसे लॉस बियर करना पड़ सकता है, क्योंकि प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। बिल्कुल ऐसे ही इस बेकरी पर्सन को भी यहाँ रिस्क है कि आने वाले टाइम में अगर कॉर्न के प्राइसेस हाई हो गई तो इसे लॉस बियर करना पड़ सकता है। दोनों को इस कॉर्न के प्राइस को लेकर, जो कि फ्लक्चुएटिंग है, रिस्क रहता है। ठीक है। तो अपने रिस्क से बचने के लिए दोनों आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसमें ये आज ही कॉर्न के प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्यूचर डेट को लेकर के, जिसमें ये प्राइस भी आज ही सेट कर लेते हैं, और जो आने वाली डेट होगी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर वो भी ये डिसाइड कर लेते हैं। तो ये दोनों पार्टीज अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रही हैं। तो इसीलिए इसे बोला जाता है कस्टमाइजेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर। और ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट होंगे? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या फीचर है इसके? इट इज़ ए कस्टमाइजेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट एट ए स्पेसिफाइड प्राइस ऑन ए फ्यूचर डेट। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट किसी फ्यूचर डेट के लिए होते हैं, और इसमें जो प्राइस होता है वो भी स्पेसिफाइड होता है, और ये कस्टमाइजेबल होते हैं क्योंकि यहाँ दोनों पार्टीज खुद अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सब सेट कर रही हैं। क्लियर। आगे क्या है, द प्राइस ऑफ एसेट इज सेट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्रॉन अप। मतलब यहाँ पर प्राइस कब सेट किया जाएगा? जब कॉन्ट्रैक्ट को लिखा जाता है उसी टाइम पे प्राइस को भी सेट कर दिया जाता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैव वन सेटलमेंट डेट। इनकी एक सेटलमेंट डेट भी फिक्स कर दी जाती है जब कॉन्ट्रैक्ट को सेटल किया जाएगा। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर प्राइवेट एग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये प्राइवेट एग्रीमेंट होते हैं बिटवीन टू पार्टीज, सो दे डू नॉट ट्रेड ऑन एन एक्सचेंज। मतलब इनके बीच में कोई भी एक्सचेंज नहीं होता। चाहे से हम पढ़ते हैं स्टॉक एक्सचेंज या कोई कमोडिटी एक्सचेंज, तो यहाँ पर कोई भी एक्सचेंज इन दोनों के बीच में नहीं है, मीन्स कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है। क्लियर। बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे आर नॉट एज रिजिड इन देयर टर्म्स एंड कंडीशंस। क्योंकि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई एक्सचेंज नहीं है, तो यहाँ पर किसी भी तरह की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि रिजिड हो नहीं होती हैं। ओके। बिकॉज दे आर प्राइवेट एग्रीमेंट्स देयर इज अ हाई काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों पार्टीज है, और अगर आने वाले टाइम पर इस फार्मर ने अपने प्रोडक्शन को देने से मना कर दिया तो यहाँ पर इस बेकरी पर्सन के लिए रिस्क राइज हो जाएगा। और अगर फ्यूचर टाइम पे इस बेकरी पर्सन ने इसकी कॉर्न को परचेज करने से मना कर दिया तब भी यहाँ पर इस फार्मर के लिए रिस्क राइज हो सकता है। तो हो सकता है दोनों में से कोई भी पार्टी कभी भी डिफॉल्ट कर सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर काउंटर पार्टी रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। दिस मीन्स देयर मे बी अ चांस दैट वन पार्टी विल डिफॉल्ट। यहाँ पर चांसेस पूरे पूरे रहते हैं कि कोई भी पार्टी यहाँ पर डिफॉल्ट कर सकती है। क्लियर। तो एक बार फिर से देखते हैं क्या होते हैं। ये कस्टमाइजेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पर स्पेसिफाइड प्राइस होता है, एक फ्यूचर डेट के लिए होते हैं, यहाँ पर कोई भी एक्सचेंज नहीं होता, ये प्राइवेट एग्रीमेंट होते हैं, और यहाँ पर रिजिड टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती हैं, काउंटर पार्टी रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, और कोई भी पार्टी यहाँ पर डिफॉल्ट कर सकती है। क्लियर। आगे देख लेते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट।
यहाँ पर बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। देखिए क्या डिफरेंस है। यहाँ पर जो ये पार्टीज़ हैं दोनों, इन दोनों को अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ये अब सीधा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है, इन्हें जाना पड़ेगा एक एक्सचेंज के पास। मीन्स अगर इन दोनों पार्टीज़ के बीच में ये एक्सचेंज आ जाता है तो इसका मतलब ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये बिल्कुल उन्हीं की तरह ही होगा, यहाँ पर प्राइस भी स्पेसिफाइड होगा और डेट भी फ्यूचर की होगी, बट यहाँ पर अब एक्सचेंज बीच में आएगा और ये दोनों पार्टीज नहीं जानती हैं कि इनका कॉन्ट्रैक्ट आपस में किया जा रहा है। मतलब ये फार्मर जाता है इस एक्सचेंज के पास और यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके आता है, और ये बेकरी पर्सन भी जाता है इस एक्सचेंज के पास और अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आता है। इन दोनों पार्टीज को नहीं पता है कि इनकी डीलिंग किसके साथ हो रही है। क्लियर। और ये एक्सचेंज कैसे हो सकता है, जैसे कि कमोडिटीज़ को लेकर हमारे इंडिया में SDEX है, जैसे कि नेशनल कमोडिटीज़ एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, जो कि कमोडिटीज़ के लिए हमारे इंडिया में है। तो ये वो एक्सचेंज हो सकता है, तो वहाँ पर जाकर के ये कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसको हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सचेंज है वो एक स्टैंडर्ड सेट करके रखता है। ये फार्मर को बोल देता है कि आपको ये स्लॉट जो फिक्स करके दी जा रही है इसी स्लॉट में सप्लाई करनी पड़ेगी, और यहाँ बेकरी पर्सन को बोल दिया जाता है कि आप इसी स्लॉट में परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वांटिटी जो कि कमोडिटी होगी, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को लेकर के स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं, और उसी स्टैंडर्ड में यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। क्लियर। तो इसीलिए इसको बोलता है स्टैंडर्डाइजेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। इट इज़ अ लीगल एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लीगल एग्रीमेंट होते हैं टू बाय और सेल अ पर्टिकुलर कमोडिटी, एसेट और सिक्योरिटी एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस एट ए स्पेसिफाइड टाइम इन द फ्यूचर। यहाँ पर भी फ्यूचर का ही टाइम होगा और प्राइस भी पहले से ही डिसाइड होगा। बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, ये लीगल एग्रीमेंट होंगे और स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड फॉर क्वालिटी एंड क्वांटिटी टू फैसिलिटेट ट्रेडिंग ऑन ए फ्यूचर एक्सचेंज। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर एक फ्यूचर एक्सचेंज भी होगा। क्लियर। द बायर ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज टेकिंग ऑन द ऑब्लिगेशन टू बाय एंड रिसीव द अंडरलाइंग एसेट व्हेन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या आती है एक, कि ये जो दोनों पार्टीज हैं, इन दोनों पार्टीज के पास में ऑब्लिगेशन रहता है। यहाँ पर ये जो फार्मर है ये सेलर है और ये बेकरी पर्सन है ये परचेजर है, और अब दोनों के पास ही ऑब्लिगेशन रहेगा कि ये जो जब कॉन्ट्रैक्ट का टाइम होगा उस टाइम पे इसे सप्लाई करनी ही पड़ेगी, और ये परचेजर है इसे परचेज करना ही पड़ेगा, इसके पास भी ऑब्लिगेशन रहेगा। तो इसका मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज के पास में ऑब्लिगेशन रहता है। क्लियर। यही लिखा है यहाँ पर, द बायर ऑफ ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज टेकिंग ऑन द ऑब्लिगेशन टू बाय एंड रिसीव द अंडरलाइंग एसेट व्हेन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स। द सेलर ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज टेकिंग ऑन द ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड एंड डिलीवर द अंडरलाइंग एसेट एट द एक्सपायरेशन डेट। मतलब दोनों ही पार्टीज की यहाँ पर ऑब्लिगेशन है, बायर को परचेज करना पड़ेगा और सेलर को यहाँ पर सप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। देखिए और क्या है इसमें, दीज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो नोन एज फ्यूचर्स are marked to market daily, which means that daily changes are settled day by day until the end of the contract। मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में डेली जो चेंजेस होंगे प्राइजेस को लेकर, उन्हें यहाँ पर सेटल डेली बेसिस पर किया जाएगा, इसलिए इसे बोला जाता है मार्क्ड टू मार्केट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं उन्हें डेली सेटल किया जाता है, बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद ही कंप्लीट सेटलमेंट की जाती है, और यहाँ पर डेली बेसिस पर सेटलमेंट की जाती है। बिकॉज दे आर ट्रेडेड ऑन एन एक्सचेंज, दे हैव क्लियरिंग हाउसेज दैट गारंटी द ट्रांजेक्शंस। देखिए यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर एक एक्सचेंज होता है, इसलिए क्लियरिंग हाउसेज यहाँ पर है, इसीलिए ट्रांजैक्शंस को लेकर गारंटी रहती है, और डिफ़ॉल्ट के चांसेस 9 के बराबर होते हैं, मींस डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। और वहाँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, डिफ़ॉल्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, लीगल एग्रीमेंट होते हैं, यहाँ पर एक एक्सचेंज होता है, ये स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और यहाँ पर दोनों पार्टीज़ के पास में ऑब्लिगेशन रहता है, और इसे हम मार्क्ड टू मार्केट डेली बोलते हैं, और यहाँ पर एक क्लियरिंग हाउसेस भी रहता है, जिसलिए डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्लियर। यस। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्वैप। स्वैप का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज। और एक्सचेंज को हम देखिए कैसे समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये गर्ल है जिसके पास में ग्रीन एप्पल है, और ये बॉय है जिसके पास में रेड एप्पल है, बट ये गर्ल को यहाँ पर रेड एप्पल चाहिए और इस बॉय को ये ग्रीन एप्पल चाहिए। तो ये क्या करते हैं, आपस में ये स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं और ये अपनी कमोडिटी को एक्सचेंज कर लेते हैं। यहाँ पर गर्ल को मिल जाता है यहाँ पर एप्पल, रेड एप्पल, और यहाँ पर मिल जाता है बॉय को ग्रीन एप्पल। तो इन्होंने क्या किया, एक्सचेंज कर लिया। इसका मतलब ये किस कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं। क्लियर।
अब देखिए स्वैप कॉन्ट्रैक्ट किसको लेकर के होता है। अ स्वैप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू काउंटर पार्टीज टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और कैश फ्लोज और पेमेंट्स फॉर ए सर्टेन टाइम। इसमें क्या होता है, ये जो एग्रीमेंट किया जाता है किस चीज़ को लेकर के होता है, ये कैश फ्लोज, पेमेंट्स एक्सेट्रा को लेकर के होता है। और यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं स्वैप्स, वो कौन कौन से होते हैं, करेंसी स्वैप एंड इंटरेस्ट रेट स्वैप। ये दो कॉमन काइंड्स ऑफ स्वैप हैं जो कि एग्जिस्ट होती हैं मार्केट में। ठीक है, ये कैसे होती हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं। जैसे कि एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, और ए पर्सन है जिसने लोन ले रखा है जो कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट से है, ठीक है, और जो बी है उसने ले रखा है फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट से। अब क्या होता है कि जो ए है इसे लगता है कि जो इसका फिक्स रेट है ये बहुत हाई है, और आने वाले टाइम में ये रेट में अगर फ्लक्चुएशंस होती तो वो कम बियर करना पड़ता इस ए को, ठीक है। और बी को लगता है क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग है तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आती हैं, तो इसीलिए इसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, तो अगर ये फिक्स होता तो उसे कम देना पड़ता। क्लियर। तो ए जो कि जिसके पास फिक्स है वो तो सोच रहा है कि उसके पास फ्लक्चुएटिंग होना चाहिए था, और बी जिसके पास फ्लक्चुएटिंग है वो सोच रहा है कि उसके पास फिक्स होना चाहिए। तो ये दोनों क्या करते हैं, अपने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको एक्सचेंज कर लेते हैं। जो ए है वो फ्लक्चुएटिंग ले लेता है और बी है वो फिक्स्ड ले लेता है। क्लियर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। क्लियर। और इसी तरह करेंसी स्वैप्स भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर ये ए जो कि इंडियन है, अगर ये किसी फॉरेन कंट्री में जाकर के बिजनेस करता है, या फिर ये जो बी मान लेते हैं फॉरेनर है और ये इंडिया में आकर के बिजनेस करता है, तो करेंसी रिस्क भी अराइज हो सकता है, तो उसको लेकर भी ये एक्सचेंज में आ सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे करेंसी स्वैप्स। क्लियर। तो इस तरह से स्वैप काम करता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। यस, हम क्वेश्चन को सोल्व करके देख लेते हैं। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, देखते हैं क्या था उसमें। देखिए पढ़ लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन को। फर्स्ट क्या कहता है, कंसिस्ट ऑफ परचेज और सेल ऑफ कमोडिटीज इन टू डिफरेंट मार्केट्स विद द एक्सपेक्टेशंस दैट अ फ्यूचर चेंज इन प्राइस इन वन मार्केट विल बी सेट ऑफ बाय एन अपोजिट चेंज इन द अदर मार्केट। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो प्राइजेज में चेंजेस आ रहे हैं उससे बचने के लिए सेट ऑफ किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हेजिंग बोलते हैं। मतलब ये कि अपने लॉस को कम करने की कोशिश की जा रही है, सेट ऑफ करने की कोशिश की जा रही है एक मार्केट से दूसरे मार्केट में, तो ये क्या होती है, हेजिंग होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट किससे मैच होता है, सी से। नेक्स्ट टू क्या बोलता है, अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच ए सेलर एग्रीज टू डिलीवर एन एसेट टू ए बायर एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस एट सम फ्यूचर डेट। देखिए ये बिल्कुल, ये तो दोनों में होता है, फ्यूचर में भी होता है और फॉरवर्ड में होता है। प्री डिटरमाइंड प्राइस भी होता है और फ्यूचर डेट भी होती है। बट प्राइवेट नेगोशिएटेड किस में होता है, ये प्राइवेटली नेगोशिएटेड डी मीन्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में होता है। तो ये किससे मैच हो गया हमारा, डी से। क्लियर। नेक्स्ट है अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट फॉर एक्सचेंजिंग अ स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स। देखिए यहाँ पर वर्ड आ ही गया है, स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स को लेकर के एग्रीमेंट कहाँ होता है, स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स को लेकर के एग्रीमेंट किस में होता है, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में होता है। क्लियर। विद अपोजिट एंड मैचिंग नीड्स टू रीप द बेनिफिट्स अराइजिंग ड्यू टू मार्केट डिस्क्रिपेंसीज। मतलब जो मार्केट में डिस्क्रिपेंसीज है उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स को एक्सचेंज किया जाता है। तो ये किस में होता है, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये सी किस, थर्ड किससे मैच हो गया हमारा, बी से मैच हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग द परचेज एंड सेल ऑफ फिजिकल कमोडिटीज और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर फ्यूचर डिलीवरी ऑन ए फ्यूचर एक्सचेंज फ्लोर। देखिए यहाँ पर एक्सचेंज फ्लोर आ गया है, और एक्सचेंज फ्लोर किस में होता है, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में होता है। तो ये किससे मैच हो गया, ए से। तो यहाँ पर देखिए 4A किससे कहाँ मैच हो रहा है, ये देखिए डी, तो इसका मतलब डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पीपल हु बेट ऑन प्राइस चेंजेस इन द होप ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट और कॉल्ड। देखिए यहाँ पर जो बेट लगाई जा रही है, प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं उसको लेकर के, वो किस लिए लगाई जा रही है, ताकि आप प्रॉफिट को कमा सके। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, सट्टेबाजी कर रहे हैं, और सट्टेबाजी जो करता है उसे क्या बोलते हैं, स्पेक्यूलेटर बोलते हैं। और जो सट्टेबाजी होती है उसको स्पेक्यूलेशन बोलते हैं। तो ये कौन करता है, ये स्पेक्यूलेटर्स करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ अगेंस्ट फ्यूचर प्राइस चेंजेस बाय शिफ्टिंग सम और ऑल ऑफ द रिस्क। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये क्या बोल रहा है, अपने रिस्क को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है टू समवन एल्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हेजिंग बोलते हैं। क्लियर। यस, नेक्स्ट है अ डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज दैट। देखिए क्या डिफरेंस है, अभी हमने पढ़ लिया है, देख लेते हैं यहाँ से। कह रहा है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स अकर इन अ स्पेसिफिक लोकेशन, फॉर एग्जांपल द शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज। देखिए क्या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक्सचेंज होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये किस में होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में होता है। तो इसका मतलब ये
इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैव नेगोशिएबल डिलीवरी डेट्स। क्या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में नेगोशिएबल डिलीवरी डेट होती है? नहीं, किस में होती है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये भी क्या है? रॉन्ग है। क्लियर। नेक्स्ट है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी ड्रॉन इन अमाउंट एंड डिलीवरी डेट टू द नीड्स ऑफ इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। देखिए इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर को आप यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर को आप सेलर और परचेजर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बोला जाता है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर डेट एंड अमाउंट को लेकर के नीड के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है सब कुछ। तो बिल्कुल ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में किया जाता है। ये जो सेलर और परचेजर होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को सेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम उनको इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर बोल सकते हैं। तो ये क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व नो ब्रोकरेज फीस एंड अदर ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बीच में एक एक्सचेंज होता है जो कुछ फीस हमसे लेता है, यहाँ पर ब्रोकरेज फीस रहती है और ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी बियर करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। यस, करेक्ट आंसर क्या है हमारा यहाँ पर? सी। क्लियर। नेक्स्ट है द एक्सचेंजेस ऑफ इंटरेस्ट रेट पेमेंट्स और फॉरेन करेंसीज आर कॉल्ड। ये कह रहा है जहाँ पर इंटरेस्ट रेट पेमेंट्स या फिर फॉरेन करेंसीज को एक्सचेंज किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्वैप्स बोलते हैं। अभी हमने देखा। क्लियर। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, टॉपिक भी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।